हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरेपेटिक्स से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर लिए थे। यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स से 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिए थे, और उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो पार्ट 2 में उन्हीं क्वेश्चन को हम हल करेंगे और उसका आंसर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में हमने पहला क्वेश्चन जो दिया था, डिफाइन द टर्म फार्माकोथेरापेटिक्स। पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि डिफाइन द टर्म फार्माकोथेरापेटिक्स। पेपर में आपसे अगर पूछता है कि आपको फार्माकोथेरापेटिक्स का जो टर्म है उसको डिफाइन करिए, तो पेपर में आप कैसे कैसे जो है लिखेंगे, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पेपर में आपको काला और नीला पेन का ही यूज करना है, रेड पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, और सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो आपका जो क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है पेपर में, उसको आप अपनी कॉपी पर पहले लिख लीजिए कि डिफाइन द टर्म फार्माकोथेरापेटिक्स। ठीक है, अब उसके बाद आप समझिए कि जो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि फार्माकोथेरापेटिक्स जो टर्म है वो क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको काला पेन से हेडिंग डाल देना है फार्माकोथेरापेटिक्स। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या लिखना है कि फार्माकोथेरापेटिक्स वर्ड डिराइव मतलब होता है बनना फ्रॉम द टू वर्ड, मतलब कि फार्माकोथेरापेटिक्स जो है वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। फार्माकोथेरेपेटिक्स जो पहला शब्द है उसे कहते हैं हम फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और दूसरा होता है शब्द थेरापेटिक्स, मतलब होता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, मतलब कोई भी रोग का जब हम उससे ट्रीटमेंट करते हैं, उसे डायग्नोस करते हैं, उसका मतलब होता है थेरापेटिक्स। ठीक है, तो थेरापेटिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, कोई भी डिजीज को जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, दवा देकर उसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स। ठीक है, इसमें जो आपको पहला है इस तरह आपको बना लेना है, एरो का चिन्ह बनाकर आप उसमें लिखेंगे क्या, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये क्या होता है, फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है, विच डील विद द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग एलिमिनेशन एंड दियर एक्शन। उसमें क्या फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें जो है डील करता है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग एलिमिनेशन और दियर एक्शन, उनके सभी का एक्शन को बारे में यह डील करता है। ठीक है, दूसरा हमने पॉइंट लिखा है इसमें, फार्माकोथेरेपेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो है फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है इसका जो है एक फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट आर रिड्यूस डिजीज प्रोग्रेशन आर टू क्योर। ठीक, मतलब कि कोई भी रोग, फार्माकोथेरेपेटिक्स वर्ड का जो मतलब कि इस फार्माकोथेरेपेटिक्स आपको पढ़ने से इसमें क्या होता है कि दवाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है, और कोई भी रोग को कैसे जो है ट्रीट करते हैं, कैसे जो उसको रोकते हैं, कैसे उस बीमारी को बढ़ने से रोकना, कैसे उसे ठीक करना है, उस फार्माकोथेरेपेटिक्स में ही सब ये बातें आते हैं। मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ने से कोई भी रोग को आप ट्रीट करने का तरीका आपको मालूम हो जाता है कि कौन से रोग में कौन से कारण है, कौन से जो उसके लक्षण आते हैं, कौन से जो दवा देनी है जिससे वो रोग कम हो और वो ठीक हो जाए, तो वो सभी बातें फार्माकोथेरेपेटिक्स में ही आते हैं। ठीक है, इट हेल्प टू प्रिपेयर मेडिकल स्टूडेंट टू बी इफेक्टिव डॉक्टर इन द फ्यूचर, मतलब कि यह जो फार्माकोथेरेपेटिक्स जो बुक बना है उसको पढ़ने से जो वो क्या हेल्प करता है कि मेडिकल स्टूडेंट को हेल्प करता है डॉक्टर बनने में, मतलब कि वो फ्यूचर में जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, वो फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़कर जो बुक है उसको पढ़कर वो डॉक्टर में बन सकते हैं। ठीक है,
फार्माकोथेरेपेटिक्स मतलब होता है ड्रग, ठीक है। देखिए पहला जो हमें हेडिंग डाले हैं प्रिवेंट डिजीज, इसको आपको पेपर में नहीं बनाना है, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। मतलब देखिए फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है वो प्रिवेंट डिजीज, मतलब कि डिजीज उसको पढ़ने से क्या होता है, दवाओं के बारे में आपको जानकारी होती है और वो दवा देकर पर्टिकुलर ड्रग देकर किसी भी डिजीज को आप रोक सकते हैं। तो पहला हमने लिखा है प्रिवेंट डिजीज, मतलब कि कोई भी रोग को उससे रोकता है। दूसरा हम लिखे हैं डायग्नोसिस, मतलब कि उसको डायग्नोस करता है कि मतलब कौन कौन से जो है कारण से यह रोग हुआ है, ठीक है। उस तीसरा हमने लिखा है ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट करता है। इससे पढ़ने से आपको थेरेपी मतलब कोई भी ड्रग को बॉडी के अंदर जो थेरेपी मतलब का उसको देते हैं तो वो कैसे काम करता है, ठीक है। MOA मतलब होता है मैग्नीज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करके उस रोग को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। ये सभी बातें जो है फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ने से ही मिलता है, ठीक है। तो यह फार्माकोथेरेपेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसे आप बहुत ही आसान आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापिटिक्स। यह भी क्वेश्चन जो है पेपर में आने की संभावना 100% बनी है, क्योंकि जो स्कोप है इसका फार्माकोथेरेपिटिक्स का, यह पेपर में बहुत ही पूछे जा सकते हैं। यह आपका आने जो क्वेश्चन है इसे आप ध्यान से देखिएगा। स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपिटिक्स, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लिख देना है। उसके बाद आपको देखना है कि हमको जो है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है आपका स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपिटिक्स, आपको जो है काला पेन से हेडिंग डाल देना है स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपिटिक्स। इसमें पहला हमने लिखा है कीमोथेरेपी। स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपिटिक्स मतलब होता है कि फार्माकोथेरेपिटिक्स का क्या क्या क्षेत्र है, ठीक है। तो जिसमें पहला हमने लिखा है कीमोथेरेपी, इसमें कई क्षेत्र होते हैं जिन्हें पहला हमने लिख दिया है कीमोथेरेपी, ठीक है। ए सिस्टमेटिक इन्फेक्शन मेलिनजेंसी मतलब होता है कैंसर आर ट्रीटेड यूजिंग पार्टिकुलर ड्रग, मतलब कि कीमोथेरेपी का मतलब ही होता है कि यह जो है कीमोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी होता है जिसमें कैंसर सेल को जो है बढ़ने से रोकते हैं या उसको जो है ठीक करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है कि एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है जो कैंसर होता है, उसे हम पार्टिकुलर ड्रग देकर उसे ठीक करते हैं, ठीक है। जैसे में हमने लिखा है ट्यूबरकुलोसिस TB डिजीज है, ठीक है। उसमें एक जो पार्टिकुलर ड्रग जो यूज होता है उसका नाम है आइसोनियाजिड, ठीक है। आइसोनियाजिड दवा देकर उसे हम TB को ठीक करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं कीमोथेरेपी। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी रोग को एक पार्टिकुलर ड्रग देकर उसे हम ठीक करते हैं, ठीक है। जिसमें जब कोई माइक्रो, जिसमें हमने हिंदी में भी इस पर लिखा हूँ कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज हमारी बॉडी में फैलती है तो हम उसे ड्रग और मेडिसिन मतलब कोई दवा या मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं, उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कैंसर जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है उसको हम आइसोनियाजिड या PAS दवा देकर उसे ठीक करते हैं, तो यह हमारा हुआ कीमोथेरेपी, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है कि जब कोई पेशेंट टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कि जहर, ठीक है, अपने बॉडी में ले लेता है तो उसको ट्रीट करने के लिए फार्माकोथेरेपेटिक्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। कोई भी जब पेशेंट होता है जब अपने शरीर में अंदर जो है जहर ले लेता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कुछ दवाओं को प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है वो बहुत ही अपना अच्छा भूमिका निभाती है, ठीक है। यही आपको वे टॉक्सिकोलॉजी में लिख देना है, ठीक है। तीसरी बात हमने लिखा है यहाँ पर थेरेपेटिक्स इंडेक्स। थेरेपेटिक्स इंडेक्स क्या होती है, इसमें हम ड्रग का रिलेटिव मार्जिन मतलब कि कोई भी दवा कितने कास्ट मतलब कितने रुपए की आ रही है या ड्रग का कास्ट है लिखे हैं या ड्रग का कास्ट और ड्रग की सेफ्टी वो कितना जो है सेफ्टी है
का पता करते हैं। इसके अलावा हम यह भी पता कर पाते हैं कि ड्रग कितनी इफेक्टिव, मतलब कि वो कितना जो है इफेक्ट दिखाता है किसी बॉडी पर, ठीक है। और ड्रग का इफेक्टिव डोज कितनी है, कोई भी दवा का, हर एक दवा का अलग अलग डोज होता है, तो वह दवा, कोई भी दवा का कितना डोज है, इसके बारे में भी हम थेरापेटिक्स इंडेक्स में ही पता कर पाते हैं, ठीक है। तो यह हमारा हुआ तीसरा पॉइंट, थेरापेटिक इंडेक्स, ठीक है। इसमें हम दवा की मार्जिन, सेफ्टी और ड्रग की डोज इफेक्टिवनेस जो है पता कर पाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने लिखा है फार्माकोजेनेटिक्स, ठीक है। फार्माकोजेनेटिक्स में क्या लिखना है, इसमें हम जेनेटिक तरीके से पता लगाते हैं कि ड्रग मेल और फीमेल में क्या एक्शन शो कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि राइट द डिटेल नोट ऑन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन मतलब का इसको हिंदी में क्या कहते हैं, औषधियों का तर्क संगत उपयोग, ठीक है। यह जो क्वेश्चन जो है आपसे पेपर में 100% की गारंटी है, यह क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में पूछे या 5 नंबर पूछे, लेकिन यह जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रेशनल का मतलब होता है क्या, कि सही तरीके, कोई भी दवा को सही तरीके से उपयोग करना ही रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है, ठीक है। हमने लिखा है कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन रिफर टू प्रिस्क्राइब द राइट ड्रग। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन refer to prescribing the right drug in adequate dose for sufficient duration and suitable to the clinical requirement of the patient at minimum cost। सभी का मतलब आपको हिंदी में बता देता हूँ कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या हुआ। पहली बात कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब यही हुआ कि कोई भी दवा को कैसे यूज करना है, सही तरीके से अगर हम यूज करते हैं कोई भी दवा को, तो वह दवा हमारे डिजीज को बहुत ही जल्दी क्योर मतलब ठीक कर सकता है, ठीक है। अब रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर, डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कि जो बहुत ही पढ़ाई करने के बाद जो है एक क्वालिफाइड डॉक्टर कहलाते हैं, ठीक है। उनको जो है हर एक दवा के बारे में पता होता है कि उसकी डोज क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसे कितनी दिन भर में कितनी देनी है, कितने जो है दिनों तक चलाना है, तो यह जो है सारी बातें एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ही पता होता है, ठीक ठीक है। लेकिन एक जो है छोटे बच्चे, मतलब कि मान लीजिए वो 8 पास है या 10 पास है, एक उसे जो है एक डॉक्टर के पास बैठा दिया जाए या उसे मेडिकल स्टोर पर बैठा दिया जाए और उसे साल 2 साल सिखा दिया जाए, तो वो भी जान पाता है कि कौन सी दवा किस रोग में देनी है। जैसे में पैरासिटामॉल बुखार में देनी है, पेट का दर्द में मेप्टाल स्पास देना है, पेट झड़ने में कौन सी दवाई देनी है, या आपको उल्टी में कौन दवाई देनी है, उसको भी यह पता हो जाता है। लेकिन एक क्वालिफाइड डॉक्टर और एक सीख कर जो दवा खोल देता है, वो वही अपने आप को डॉक्टर मानने लगता है, तो दोनों में एक अंतर होती है, ठीक है। एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर होती है, उस क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, उसे सब दवा के बारे में वो पूरा एकदम अच्छे तरीके से वो पढ़ा होता है, कुछ समय दिया होता है अपनी पढ़ाई पर, और पढ़ कर उसे देखे, उसे जो सीखता है कि कौन सी दवा को कैसे जो है प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन एक जो है सीख कर जो डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर मानने लगते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीने साल भर सीख लेते हैं और अपने आप नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं, तो उससे वो डॉक्टर नहीं हो जाते, ठीक है। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन पढ़ने से यही है कि हम उसे जानेंगे कि जो है कौन सी दवा को कौन से जो है डोज में प्रिस्क्राइब करे कि वो मरीज को जल्दी काम करे, ठीक है। वजन के हिसाब से दवा देती है, कौन कौन बहुत दवाई होती है कि जो हफ्ते में 2 दिन, जैसे में फ्लुकोनोजोल है, तो फ्लुकोनोजोल को जो है हफ्ते में कोई कोई डॉक्टर 3 दिन पर देते हैं, कोई डॉक्टर जो है हफ्ते में 1 बार ही देते हैं, ठीक है। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर का मतलब होता है कि उस दवा को कैसे हम जो है प्रयोग करें कि उस दवा को जो है अच्छे तरीके देने से वो रोग को जो है जल्दी से ख़त्म कर सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन रिफर टू प्रिस्क्राइबिंग द राइट ड्रग, मतलब कि सही तरीके से दवा देना है
प्रिस्क्राइब करना है एन एडिक्यूट डोज फॉर द सफिशियंट ड्यूरेशन। सफिशियंट ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ कि वो कितने समय तक दवा को चलाना है एंड सुटेबल टू द क्लिनिकल रिक्वायरमेंट टू द पेशेंट एट मिनिमम कॉस्ट, और उसको ये भी देखना है उस दवा का कॉस्ट जो है अधिक ना हो। ठीक है, दवा देते समय जो है ऐसा ना हो कि एक सिर दर्द की दवा हमने जो है इतना महंगा दे दिया कि वो जो है गरीब जो आदमी है वो खरीद ही ना पाए। ठीक है, तो ऐसे तो दवा को कास्ट ऐसे जो है कास्ट दवा को कास्ट देना है। ठीक है, दवाओं का मूल्य इतना ही रखना है कि वो गरीब से लेकर अमीर तक भी जो है आदमी जो है उस दवा को ले पाए। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, हमने नीचे लिख दिया है कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब यही हुआ कि कोई भी ड्रग को राइट ड्रग दे, राइट मतलब सही दवा दे, राइट पेशेंट को दे, राइट डोज में दे, राइट टाइम में दे, राइट रूट मतलब क्या कि कोई कोई दवा जो है या कोई भी जो इंजेक्शन आती है वो एक मांस में लगाई जाती है और एक जो है आई एम आई भी देते हैं। ठीक है, तो कोई भी दवा के ऊपर लिखा होता है कि कौन सा जो दवा को आई एम लगाना है, कौन सी दवा को आई भी लगाना है। ठीक है, तो वो जो है अगर सही रूट में लगाया जाए तो वो जल्दी दवा काम करता है। ठीक है, और उसे रोग को खत्म करता है। ठीक है, तो ये हमको ये इसी वीडियो में देखिए रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में यही पढ़ना है कि कोई भी एक डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो अपने मरीज को ऐसी दवा दे कि उस दवा के जल्दी काम करे और उसे ठीक कर पाए। ठीक है, तो इसमें यही देखा जाता है कि राइट ड्रग हो, राइट पेशेंट हो, राइट डोज हो, राइट टाइम हो और राइट रूट हो। ठीक है, जिससे आपको जो जो पेशेंट होगा उस पर जल्दी काम करेगा, उस डिजीज को खत्म करेगा। ठीक है, यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि व्हाट इज एसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल मतलब होता है जरूरी और मेडिसिन मतलब दवा, जरूरी वाला दवा। ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन मतलब आवश्यक वाली दवा। ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन आर द ड्रग दैट satisfy the priority health care need for of the population। एसेंशियल मेडिसिन मतलब कि होता है कि वो दवा जो एक पॉपुलेशन मतलब कि जो लोग होते हैं, बेसिक दवा मतलब एसेंशियल मेडिसिन एक बेसिक दवा है जो बेसिक बीमारियों को क्या करता है, ठीक करता है। मतलब कि बेसिक बीमारियों में काम आने वाली दवा को ही हम एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ डिजीज प्रिवेलेंस, जो बीमारी फैली है, एविडेंस ऑन एफिकेंसी सेफ्टी, उस बीमारी में जो कौन सी दवा का जो कितना इफेक्टिवनेस है और कितना वो सेफ है, एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वो जो है कास्ट, ठीक है, वो जो है कास्ट में कितना जो है कम अधिक तो नहीं है। इफेक्टिवनेस मतलब होता है वो दवा जो है काम करता है कि नहीं करता, मतलब कि वो कितना काम कर रहा है, कितना सही पर इफेक्टिवनेस है, कितना इफेक्ट डाल रहा है, उसको बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बारे में आप और भी किताब से पढ़कर जो आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन अस्थमा एंड सीओपीडी। आपको जो है अस्थमा और सीओपीडी में अंतर लिखना है। सीओपीडी को का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें आपसे आपसे पूछा है कि अस्थमा और सीओपीडी जो बीमारी है वो इसमें क्या क्या जो है अंतर है। देखिए, अस्थमा और सीओपीडी दोनों एक ही बीमारी होती है, एक ही मतलब कि दोनों जो है लंग्स में ही होती है। सबसे पहले हम जानेंगे अस्थमा। अस्थमा जिसे ब्रोंकियल अस्थमा भी कहा जाता है, यह ऐसी डिजीज होती है जो आपके लंग्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, अस्थमा जो है एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है और इसे चिकित्सा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब कि उसे दवा कराने, ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप अस्थमा का इलाज नहीं करवाते हैं तो अस्थमा जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, तो अस्थमा जो है एक ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं अस्थमा को, और वो जो है लंग्स में प्रभावित करती है। ठीक है, और इसे दवा की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें ईटियोपैथोजेनेसिस मतलब कि कारण के बारे में, तो अस्थमा हैज मल्टीपल केस
अस्थमा जो है विभिन्न कारणों के कारण हो सकते हैं। पहला है हमने लिखा है एलर्जिक। एलर्जिक मतलब कुछ लोगों को एलर्जिक से अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। मतलब कि जो कुछ लोग होते हैं कि फूल को सूंघते हैं तो उसे एलर्जी हो जाती है। जैसे में जानवरों को छूने से जानवरों में जो रूसी जैसा होती है, बालों को छूते हैं तो उसमें भी उससे जो है एलर्जी हो सकता है, जिससे आपको अस्थमा जो है हो सकता है, ठीक है। और एक होता है नॉन एलर्जिक, मतलब कि कुछ लोगों को बिना एलर्जी के अस्थमा हो सकता है, ठीक है। जैसे में हमने लिखा है व्यायाम। व्यायाम मतलब कोई भी आदमी जो होता है वो एक्सरसाइज करने लगता है। एक्सरसाइज करते-करते क्या होता है, वो उसका जो है हांफने लगता है और उससे भी जो है उसे अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। तनाव हो सकता है, बीमारी से हो सकता है या मौसम के बदलाव के कारण भी यह अस्थमा हो सकता है। और दूसरी बात, यह जो है एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब कि अगर किसी के परिवार में अस्थमा हुआ है तो उसके अगले जो पीढ़ी होगा उसमें भी जो है एक बीमारी जो अस्थमा देखी जा सकती है। लेकिन अगर सीओपीडी जो हम बात करें सीओपीडी में, सीओपीडी एक ऐसी जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, वो जो है एक जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और जो सीओपीडी होती है वो एक 40 अस्थमा जो है अस्थमा किसी को भी हो सकता है, लेकिन सीओपीडी जो बीमारी है यह जो है बीमारी 40 वर्ष की उम्र के बाद ही जो है यह होती है, ठीक है। यह एक इसमें अंतर है। और इसमें आप ये लिख सकते हैं कि अस्थमा जो है एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है और जो सीओपीडी होती है वो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सीओपीडी, ठीक है, जिसे हम क्रोनिक मतलब कि लंबे समय से चल रही एक ऐसी बीमारी जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंबे समय से चल रही डिजीज, ठीक है, यह है सीओपीडी, ठीक है। सीओपीडी वाले अधिकांश लोग कम से कम 40 वर्ष के होते हैं, ठीक है। जो जिनको जो भी पेशेंट व्यक्ति को जो सीओपीडी होती है वो कम से कम 40 वर्ष के होते हैं और धूम्रपान के कम से कम कुछ इतिहास रहा है। मतलब कि जो लोग हैं जो जिनको सीओपीडी हुआ है वह जो है धूम्रपान करते हैं, अधिक दिन से करते आ रहे हैं या जो है मान लीजिए वो कर रहे हैं, मतलब कि वो अपन जीवन में कभी ना कहीं किए हैं, ठीक है। यदि आप लंबे समय से तंबाकू उत्पाद धूम्रपान करते हैं तो सीओपीडी का खतरा उतना ही अधिक होता है, ठीक है। यदि आपको अस्थमा और धूम्रपान है, मतलब किसी आदमी को अस्थमा है और वो अस्थमा के बावजूद वह धूम्रपान मतलब पान सिगरेट जो भी आपका धूम्रपान है वो कर रहा है, ठीक है, गांजा बीड़ी सुरती जो खा रहा है, ठीक है, तो उसको भी जो है तो उसमें जो सीओपीडी को जो खतरा है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अस्थमा हुआ है और वो अस्थमा के बावजूद वो धूम्रपान कर रहा है तो उसको सीओपीडी का जो खतरा है वो अधिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए सीओपीडी जो होता है वो जो है एक मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति जो है कारखाने में काम कर रहा है, कोई प्लास्टिक का धुआं सूंघ रहा है, कोई कहीं कचरा का मान लीजिए कचरा वाला काम हो रहा है वहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रहा है तो उससे भी आपको सीओपीडी हो सकता है, ठीक है। यह हुआ हमारा सीओपीडी और अस्थमा में अंतर। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कवर कर पाया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे, 6 से 10 तक ले हम बताएंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।